हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीबी क्लासेस प्रैक्टिकल सेशंस। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा जीएसटी R1 में आए एक रीसेंट चेंजेस के बारे में, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है जनवरी 2024 की रिटर्न से। तो अब क्योंकि फेब्रुवरी का मंथ चल रहा है और ऐसे में आप लोग जीएसटी R1 फाइल कर रहे होंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, तो आपको ये सेशन ज़रूर देखना है क्योंकि जीएसटी R1 में दो नए टेबल इंसर्ट किए गए हैं, जिसमें एक टेबल है जीएसटी R1 के अंदर, एक टेबल है टेबल नंबर 14 और एक टेबल नंबर है 15। ये जो दोनों टेबल हैं वो लाइव हो गए हैं जनवरी 2024 की रिटर्न से। तो ऐसे में आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज का जो सेशन है वो YouTube पर भी स्ट्रीम किया जाएगा, तो जो लोग इस कोर्स को नहीं परचेज कर पाए हैं वो YouTube से भी इस सेशन को देखकर टेबल नंबर 14 एंड 15 के एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट अबाउट द जीएसटी R1 टेबल नंबर 14 एंड 15। दोस्तों, आइए सबसे पहले टेबल नंबर 14 और जो 15 यहाँ पर दो नए टेबल इंसर्ट हुए हैं, इसको यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लाइव देख लेते हैं कि ये किस तरह के टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बेसिकली किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो टेबल नंबर 14 और 15 बेसिकली इको की सप्लाई को कवर करने के लिए यहाँ पर डाला गया है। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर जीएसटीआर 3B के अंदर एक टेबल नंबर 3.1.1 इंसर्ट किया गया था और इसके दो पार्ट हुआ करते थे, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 2। ये ऑलरेडी हम अपने 3B के डिस्कशन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। तो टेबल नंबर 3.1.1 में पॉइंट नंबर 1 में वो सप्लाई आपको बतानी होती थी, बेसिकली ये इको को बतानी होती थी जिस पर 9(5) सेक्शन अप्लाई होता है। तो हर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे स्विगी, जोमेटो, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, जो कि 9(5) के अंदर कवर होते हैं, उनके द्वारा की गई सप्लाई या उनके थ्रू की गई सप्लाई बाय द सप्लायर, वो इको को रिपोर्ट करनी होती थी 9(5) के अंदर। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, स्विगी और जोमेटो है यहाँ पर, ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ यहाँ पर एक कस्टमर है। तो टेबल नंबर 3.1.1 जो है बेसिकली स्विगी और जोमेटो के लिए हुआ करती थी, जिसमें वो ये बताते थे कि मेरे द्वारा कितने रुपए की सप्लाई की गई है बाय दैट रेस्टोरेंट। और एक रेस्टोरेंट नहीं, अगर उसके पास एक से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं तो सबकी टोटल वैल्यू मर्ज करते हुए वो रिपोर्टिंग करता था टेबल नंबर 3.1.1 में, जिसमें वो ये बताता था कि दिस सप्लाई इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9(5) एंड दैट सप्लाइड थ्रू मी। इसका मतलब स्विगी और जोमेटो ये कहता था कि ये सप्लाई मेरे द्वारा हुई है और फलाने रेस्टोरेंट ने की है, उसकी एग्रीगेट वैल्यू को वो यहाँ रिपोर्ट किया करता था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक केवल टेबल नंबर 3.1.1 में ही इसकी रिपोर्टिंग हो रही थी, इसके अलावा कहीं और रिपोर्टिंग इसकी नहीं थी। अगर आप मेरे से पूछें क्या स्विगी जोमेटो जीएसटी R1 में इसको कहीं दिखाते थे, तो आई सेड नहीं दिखाते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास R1 में इसको दिखाने का। क्लियर है यहां तक? फिर पॉइंट नंबर 2 में हमें रिपोर्टिंग करनी होती थी, और ये रिपोर्टिंग स्विगी जोमेटो को नहीं करनी होती थी बल्कि रेस्टोरेंट को करनी होती थी, जिसमें रेस्टोरेंट मतलब सर्विस प्रोवाइडर ये बताता था कि मैंने ड्यूरिंग द मंथ कितने रुपए की सप्लाई की है, जिसके ऊपर 9(5) कवर होता है। इसका मतलब आई वॉज नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई बिकॉज स्विगी एंड जोमेटो हैज ऑलरेडी डिस्चार्ज दैट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सच सप्लाई। तो ये जो बेसिकली मैंने आपको बताया, ये एक रिकॉल था जो टेबल नंबर 3.1.1 के रेस्पेक्ट में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 1 साल तक, यहां पर अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि R1 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। इसका मतलब स्विगी और जोमेटो के थ्रू रेस्टोरेंट ने अगर 1 लाख रुपए की सप्लाई करी या 10 लाख रुपए की सप्लाई करी, तो स्विगी और जोमेटो R1 में इस रिपोर्टिंग को कैसे बताएंगे, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो अब रिसेंटली डिपार्टमेंट ने जीएसटी R1 के अंदर एक नया टेबल इंसर्ट किया, जिसके अंदर इस चीज को क्लियर कर दिया कि अब आप क्या करेंगे। स्विगी जोमेटो को कहा जा रहा है कि अब आप क्या करेंगे, आपके द्वारा जितने भी रेस्टोरेंट्स ने
यहां पर सप्लाई करी है उस सप्लाई को आप यहां रिपोर्ट कर दीजिए, और वो सप्लाई जब आप रिपोर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली टेबल नंबर 3.1.1 में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। एक और चैलेंज था दोस्तों, वो चैलेंज भी समझते हैं। मान लीजिए मैं एक सेलर हूं। अच्छा, जब मैं यहां पिछले एग्जांपल में स्विगी जोमेटो की बात कर रहा हूं तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं एग्जांपल में केवल स्विगी और जोमेटो की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा हर वो सर्विस यहां कवर होगी जो डिफाइंड है या कवर्ड है अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द जीएसटी। तो इसका मतलब मैं स्विगी और जोमेटो को केवल एग्जांपल बतौर तो ले रहा हूं, लेकिन यहां पर स्विगी जोमेटो वाली सर्विस, आई मीन टू से रेस्टोरेंट सर्विस, एकोमोडेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, रेंट अ कैब वाली, ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो 9(5) में डिफाइंड हैं वो सब कवर हो जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्टिंग यहां की जाएगी। ये तो मैंने केवल अभी आपको रिकॉल कराया है व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जीएसटीआर 3B टेबल नंबर 3.1.1। नाउ एक और इशू समझते हैं जो जीएसटीआर 1 में कवर होना चाहिए था, उसको कैसे इन्होंने कवर किया और उसके लिए कौन सा टेबल इन्होंने डाला। इशू ये है, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैं अपनी सप्लाई अमेजोन के थ्रू करता हूं या मैं अपनी सप्लाई फ्लिपकार्ट के थ्रू करता हूं। इट मींस आई एम अ सेलर एंड आई एम सप्लाइंग माय सप्लाई थ्रू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट या सिमिलर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं अपनी सप्लाई करता हूं। दोस्तों याद रहे, ये सप्लाई B2B भी हो सकती है, ये सप्लाई B2C भी हो सकती है, इवन ये सप्लाई एग्जेम्प्टेड भी हो सकती है और ये सप्लाई टैक्सेबल भी हो सकती है। तो अभी तक जीएसटी R1 में कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं था कि आप ये बताएं कि ये सप्लाई जो मैंने करी है वो अमेजोन के थ्रू करी है या मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू करी है। आप ये तो बताते थे मैंने B2B सप्लाई करी है, आप ये भी बताते थे मैंने B2C करी है, इवन मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है, ये तो बताया जाता था। हर टेबल में आप कहीं ना कहीं इसको फिट किया करते थे, लेकिन कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं था कि कितनी सप्लाई आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू करी है और कितनी सप्लाई आपने अमेजोन के थ्रू करी है, कितनी सप्लाई आपने किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है, लाइक जियो मार्ट के थ्रू करी है, मिंत्रा के थ्रू करी है, पर्पले के थ्रू करी है, एक्सेट्रा। तो क्योंकि इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था तो ऐसे में डिपार्टमेंट को ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करने में टाइम लग रहा था कि आपकी सप्लाई कितनी हुई, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई, ये कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। तो उन्होंने यहां पर एक सॉल्यूशन निकाला, एक नया टेबल इंसर्ट कर दिया और उस टेबल में सिंपली इन्होंने ये बोला, नाउ सेलर जब आप अपनी R1 भरोगे तो आप अपनी R1 को वैसे ही भरना जैसे तुम अब तक भर रहे थे। इसका मतलब R1 जो मैंने आपको कराई है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक नया टेबल और दे रहे हैं और उस टेबल के अंदर तुम ये बता देना आउट ऑफ दैट द टोटल सप्लाई, जो आपने टोटल सप्लाई करी है, जो आप ऑलरेडी R1 में रिपोर्ट कर रहे हो, उसमें से कितनी फ्लिपकार्ट के थ्रू हुई है, कितनी सप्लाई अमेजोन के थ्रू हुई है, कितनी सप्लाई आपकी पेटीएम के थ्रू हुई है, कितनी सप्लाई आपकी अदर प्लेटफॉर्म, अदर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, आई मीन टू से इको, उनके थ्रू कितनी सप्लाई आपने करी है, यू विल हैव टू रिपोर्ट हेयर। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर मैं पूरे डिस्कशन को, अभी तक के डिस्कशन को समराइज करूं तो दो बातें निकल कर आती हैं। यहां पर एक टेबल नंबर 14 डाला, एक टेबल नंबर 15 डाला। बेसिकली ये दोनों टेबल इसी चीज को कवर करने के लिए हैं कि एक 9(5) वाली सप्लाई जो कि स्विगी और जोमेटो के लिए बनी है स्पेसिफिकली, वो यहां पर रिपोर्टिंग कर सके, और एक इको के थ्रू होने वाली सप्लाई जिसमें कि बेचारा सेलर फंसा हुआ था कि वो कैसे बताए कि उसने कितनी सप्लाई किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करी, वो यहां पर रिपोर्टिंग कर सके। तो आइए इस पूरे एजेंडा के साथ कि ये दो टेबल्स क्या हैं बेसिकली, ये मैं अपना डिस्कशन यहां तक मैंने किया। नाउ अब मैं दो चीजें आपको कराऊंगा। बेसिकली सबसे पहले तो मैं पोर्टल पर आपको दोनों टेबल दिखाऊंगा, टेबल नंबर 14 और 15 दोनों दिखाएंगे। दोनों टेबल्स को देखने के बाद जो डिपार्टमेंट ने इस पर एडवाइजरी इशू करी है, आप जीएसटी पोर्टल पर अगर जाके देखेंगे तो वहां पर एडवाइजरी है, वही एडवाइजरी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं एंड डिस्कस करूंगा। तो डिटेल में उसको डिस्कस भी करेंगे कि बेसिकली इस टेबल में क्या रिपोर्टिंग आएगी, कैसे रिपोर्टिंग आएगी।
तो आइए सबसे पहले पोर्टल पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम टेबल अगर देख लेंगे तो हमारे लिए डिस्कशन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये मैं आ जाता हूं जीएसटी पोर्टल पर। यहां पर सबसे पहले मैं करूंगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए मुझे चाहिए यहां पर पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड मैं डाल देता हूं यहां। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कैप्चा मांगेगा आपसे। कैप्चा है 901602। नाउ करते हैं लॉगिन। इट्स इनवैलिड, अगेन आई एम ट्राइंग। नाउ इट्स कैप्चा 358586। इसको कर लेते हैं लॉगिन। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर जब आप सर्विसेज में जाते हैं, रिटर्न्स में जाते हैं, रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाते हैं, यहां पर आप सेलेक्ट करते हैं मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि आप जनवरी की मंथ में ही पहली बार ये देखेंगे। आपको यहां पर दिखाई देगी R1। R1 में जाने के बाद आपको जो दो नए टेबल यहां दिख रहे हैं वो है टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। दोस्तों दोनों ही टेबल में लिखा हुआ है इको, लेकिन एक डिफरेंस आपको समझना है। टेबल नंबर 14 में वो इको है विच आर नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 95, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, पर्पले, जियो मार्ट एक्सेट्रा। एंड टेबल नंबर 15 में वो सप्लाई की बात हो रही है विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 95। इसका मतलब ये जो टेबल है ना, बेसिकली स्विगी, जोमेटो और ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए बनाई गई है जो बेसिकली 95 में कवर होते हैं। बाकी कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बाकी सभी टेबल एज इट इज आपको मिल रही हैं। अभी तक की हमारी 13 नंबर तक की टेबल होती थी डॉक्यूमेंट इशूड वाली लास्ट, अब इसमें 2 टेबल और ऐड हो गए हैं। एंड इन 2 टेबल के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली अमेंडमेंट का भी डालना पड़ेगा। तो यहां पर 2 नए टेबल अमेंडमेंट के भी ऐड हो गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 14 है सप्लाई मेड थ्रू इको, तो यहां पर उसकी भी अमेंडमेंट आपको दे दी गई है, सप्लाई मेड थ्रू इको। अच्छा, यहां पर अभी इन्होंने लाइव नहीं करी है, बट यस उसकी भी अमेंडमेंट यहां पर आ जाएगी, क्योंकि मैंने एडवाइजरी पढ़ी थी तो एडवाइजरी में अमेंडमेंट के रेस्पेक्ट में यहां पर बात की गई थी, बट पोर्टल पर इन्होंने अभी लाइव नहीं करी है। एंड इसका कारण ये होगा कि जो जनवरी महीने में जब आप पहली बार रिपोर्टिंग करेंगे तो पहली बार तो रिपोर्टिंग होगी ना, अमेंडमेंट तो करने की जरूरत फेब्रुअरी में आएगी। तो मे बी इन द फेब्रुअरी मंथ द सेम अमेंडमेंट टेबल विल बी लाइव हेयर। तो यहां पर टेबल नंबर 14 ओपन करके देखते हैं दोस्तों। मैं अगेन आपको बता दूं, टेबल नंबर 14 बेसिकली इको को कवर कर रही है। इको की सप्लाई, इको के थ्रू होने वाली सप्लाई को कवर कर रही है। इसका मतलब यहां पर जो नॉर्मल Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अपनी सप्लाई कर रहे हैं वो सेलर यहां पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे टेबल नंबर 14 में। करनी कैसे है रिपोर्टिंग ये समझ लेते हैं। देखिएगा यहां पर 2 तरह की सप्लाई होती है इको के थ्रू। एक वो इको जो 95 में कवर है और एक वो इको जो 95 में नहीं कवर है बल्कि टीसीएस वाली लाइबिलिटी में कवर होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैं कुछ आइटम्स ऐसी सप्लाई करता हूं जो आरसीएम में कवर हो, सॉरी, जो टीसीएस के कवरेज में आती हैं। टीसीएस का मतलब मैं अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचूंगा तो फ्लिपकार्ट विल कलेक्ट माय टीसीएस। और मैं कुछ सप्लाई स्विगी और जोमेटो के थ्रू भी करता हूं जो 95 में कवर होती हैं। एंड आपको मालूम होगा दोस्तों, जो सप्लाई 95 में कवर होती है ना उन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। ये मैंने आपको टीसीएस के कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि जो सप्लाई 95 में आएंगी उन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है आपको, और वहां पर होता भी नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, जब आप टेबल नंबर 14 खोलेंगे एज ए सेलर, ये आपके लिए है टेबल, याद रखना। मैं फिर इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं, टेबल नंबर 14 इज फॉर सेलर। यहां पर ध्यान रखना ये सप्लायर की टेबल है, ये इको की टेबल नहीं है, ये इको के लिए नहीं है। ये टेबल केवल और केवल सप्लायर्स के लिए है जो अपनी सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो अपनी सप्लाई इको को कर रहे हैं, चाहे वो अपनी सप्लाई नॉर्मल 95 के अलावा वाली कर रहे हैं, चाहे वो अपनी सप्लाई 95 वाली कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है, 95 वाली सप्लाई पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा और अदर देन 95 की सप्लाई पे टीसीएस कलेक्ट होता है इफ दैट इज अ टैक्सेबल।
अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो बात ही खत्म हो जाती है फिर तो। सो नाउ अब आपको करना क्या है, बेसिकली जब आप टेबल नंबर 14 में आएंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 एंड सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। दिस टेबल इज ओनली फॉर सप्लायर, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट कंफ्यूज कि ये इको को भरना होगा, नो, इको का कोई रोल नहीं है इस टेबल में। तो पहले वाले टेबल में जब आप ऐड करेंगे, मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पर बता दूं, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं, मैं एक सप्लायर हूं, मैंने अमेजोन के थ्रू 1 लाख रुपए की सप्लाई करी है, मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू 2 लाख रुपए की सप्लाई करी है। याद रखिए ये सप्लाई मैं अपनी R1 में दिखा रहा हूं जैसे मैं पहले नॉर्मल दिखा रहा था। इट मे बी B2B, इट मे बी B2C, इट मे बी डेबिट नोट, इट मे बी क्रेडिट नोट, वहां कहीं कोई फर्क नहीं है। ओवर एंड अबव वो जो मैंने रिपोर्टिंग कर रखी है उसके अलावा मुझे यहां पर और रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग में मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ऐड रिकॉर्ड पर जाना है। ऐड रिकॉर्ड पर जाने के बाद मुझे यहां पर जीएसटी नंबर बताना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि मैंने इतने रुपए की जो सप्लाई करी है वो किस इको के थ्रू करी है। तो यहां पर आपको जीएसटी नंबर डालना है इको का। इको का मतलब ये हो गया कि आपने अमेजोन के थ्रू अगर 1 लाख रुपए की सप्लाई करी तो यू विल हैव टू एंटर द जीएसटी नंबर ऑफ अमेजोन। अगर आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करी है तो आपको यहां पर जीएसटी नंबर डालना है फ्लिपकार्ट का। सर क्या यहां पर जो टोटल वैल्यू डाली जाएगी वो मेरे पुराने मतलब जो मैं ऊपर डेटा डाल के आया हूं R1 में उससे मैच होगा? एब्सोल्युटली यस और नो, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। कारण बताता हूं। सर अगर मान लीजिए आपने सारी की सारी सप्लाई इको के थ्रू करी है तो ऑब्वियसली मैच हो जाएगा आपका डेटा। अगर आपकी कुछ सप्लाई इको के थ्रू हुई है और कुछ आपकी अदर देन इको हुई है तो फिर मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो आप R1 ऊपर भर रहे हो वहां तो आप टोटल सप्लाई दिखाओगे, चाहे वो इको के थ्रू हुई है चाहे वो इको के थ्रू नहीं हुई है। लेकिन इस टेबल में तो आप केवल वही सप्लाई दिखाओगे ना जो इको के थ्रू हुई है। और इको में भी सेलेक्टेड जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के जो इको हैं जो डिफाइंड इको हैं। आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचा वो इको नहीं है, वो नॉर्मल है, वो आपकी नॉर्मल सप्लाई में काउंट किया जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है आपने अमेजोन के थ्रू कितने रुपए की सप्लाई करी, अमेजोन का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन यहां पर नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। नेट वैल्यू का मतलब आफ्टर एडजस्टिंग द डीएन और सीएन ड्यूरिंग द मंथ। फिर उसके ऊपर लगने वाला आईजीएसटी, उसके ऊपर लगने वाला सीजीएसटी, देन उसके ऊपर लगने वाला एसजीएसटी एंड सेस अकॉर्डिंगली। तो जैसे ही आप ये एंट्री कर देंगे, आप इसको सेव करेंगे तो यहां पर आपकी एक लाइन ऐड हो जाएगी, इट मे बी अमेजोन, इट मे बी फ्लिपकार्ट। देन इफ साइमल्टेनियसली इफ यू हैव आल्सो सप्लाइड थ्रू एनी अदर इको, जैसे मेरे केस में मैं बोलता हूं अमेजोन के थ्रू मैंने सप्लाई करी थी, अब मैं फ्लिपकार्ट के साथ भी कर रहा हूं, तो अगेन आई विल ऐड अ रिकॉर्ड फॉर अ फ्लिपकार्ट एज वेल। जैसे मैं यहां पर आपको डाल के दिखाता हूं, मैं रैंडमली एक जीएसटी नंबर डाल रहा हूं। आई एम नॉट अवेयर दैट वो जीएसटी इको का होगा या नहीं होगा, बट स्टिल आई एम एडिंग 07 HBO PS 5009B1ZJ। यस, ये देखिए यहां पर इसने एरर दे दिया, प्लीज एंटर अ जीएसटीएन ऑफ टीसीएस टैक्स पेयर। इसका मतलब यहां पर ये जो जीएसटी नंबर है वो इको का नहीं है, पोर्टल भी जानता है इस बात को, इसलिए ये जीएसटी नंबर यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बट यस, एज ए मोमेंट व्हेन आई एंटर द जीएसटी नंबर ऑफ इको दैट विल बी एक्सेप्टेड हेयर। तो दोस्तों यहां पर ये तो बात हो गई उन सप्लाई की जो 95 की सप्लाई नहीं है। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैं जो सेलर हूं मैं अपनी सप्लाई स्विगी और जोमेटो के थ्रू करता हूं, मैं अपनी सप्लाई मैजिक पिन के थ्रू करता हूं। मैजिक पिन इज ऑल्सो अ न्यू मार्केट प्लेयर लाइक अ स्विगी एंड जोमेटो इन द मार्केट। तो मैं एक सेलर हूं, मैं एक रेस्टोरेंट हूं और मैं अपनी सप्लाई स्विगी जोमेटो के थ्रू करता हूं, या मैं जो सप्लाई करता हूं वो 95 में कवर होती है। तो मैं इसे कहां रिपोर्ट करूं? देखिए R1 में जो आप पहले रिपोर्ट कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बोला था एग्जेम्प्टेड में रिपोर्ट करिएगा, उसको वहीं पर रिपोर्ट करना है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है।
लेकिन उसके अलावा अब आपको यहां पर भी रिपोर्ट करना है, और वो टेबल है कौन सी, टेबल नंबर 14। अगेन सेम टेबल की हम बात कर रहे हैं, अभी हम टेबल से अलग नहीं गए हैं। टेबल नंबर 14 में अब आपको आना है इस वाले ऑप्शन में, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे, अगेन यहां पर ऐड रिकॉर्ड पर जाएंगे तो आप यहां पर बताएंगे जीएसटीएन ऑफ इको। इसका मतलब कितनी सप्लाई आपने स्विगी के थ्रू करी, कितनी आपने जोमेटो के थ्रू करी, उसका लीगल नेम आ जाएगा, उसके ऊपर लगने वाला इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके ऊपर लगने वाला एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, अकॉर्डिंगली जो भी यहां पर बन रहा है वो आप लिखेंगे। याद रहे, ये टेबल नंबर 14 में जो आप वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू से आपकी सप्लाई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि यहां अगर मैंने डाल दिया तो ये मेरी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, एग्रीगेट टर्नओवर होती है, उसको बढ़ा देगा। जी नहीं दोस्तों, ये उसको नहीं बढ़ाएगा। और दूसरी बात याद रहे, इससे आपकी कोई फर्दर लाइबिलिटी अराइज नहीं होने वाली है, क्योंकि जो लाइबिलिटी आपकी अराइज होने वाली थी वो तो हो चुकी है। वो तो आपने प्रीवियस जो टेबल्स भरे हैं, पहले से लेकर 13 तक के जो आपने टेबल भरे हैं, वहां जो होनी थी हो गई। ये तो केवल और केवल रिपोर्टिंग पर्पस से टेबल बनाया गया है, ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। अब दोस्तों ये जो टेबल नंबर 14 है, इसका एक ड्राफ्ट देख लेते हैं जो एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है, विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इट टू यू ऑन ऐप। इसका पीडीएफ आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैंने पीडीएफ यहां पर डाला है, तो आइए इस टेबल को पहले समझ लेते हैं। बट इससे पहले देख लेते हैं कहना क्या चाहते हैं। Advisory on GST R1 IFF introduction of new table 14 and 15 respectively। नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 आई थी, आपको याद होगा दिसंबर 2022 में, जिसमें 9.5 की सर्विसेज के लिए कुछ बातें की गई थी और टेबल नंबर 3.1.1 इंसर्ट किया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहां पर लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा इसका पर्पस। द पर्पस ऑफ दिस एडवाइजरी इज टू मेक टैक्स पेयर अवेयर दैट new table 14 and 15 in form R1 and IFF are live. These tables are relevant only for those taxpayer who either supply through e-commerce operator or are themselves liable to pay tax under section 95। इसका मतलब ये टेबल केवल उन दो लोगों को इंपैक्ट कर रही है जो या तो खुद सप्लायर हैं, इको के थ्रू सप्लाई करते हैं, या किसी भी इको के थ्रू करते हैं, वेदर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 95 और नॉट, या वो खुद इको हैं जो 95 में कवर होते हैं। इसका मतलब मैं स्विगी हूं, मैं जोमेटो हूं, तो ये टेबल मेरे लिए बनाई गई है। हालांकि 14 नंबर टेबल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए 15 नंबर टेबल है, जिसका डिस्कशन अभी मैंने आपके साथ नहीं किया। लेकिन अगर मैं सेलर हूं और मैं अपनी सप्लाई इको के थ्रू कर रहा हूं, वेदर इट इज कवर्ड अंडर 95 और नॉट, तो वो टेबल मेरे लिए है। तो ये बात अभी क्लियर हो गई होगी आपको कि टेबल नंबर 14 इज फॉर सप्लायर एंड टेबल नंबर 15 ऑब्वियसली फॉर इको। अभी मैंने खैर 15 की आपसे बातें नहीं करी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26/2022, सेंट्रल टैक्स डेटेड 26 दिसंबर 2022 को दो नए टेबल हैं 14 और 15, ये ऐड किए गए हैं टू कैप्चर द डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू इको ऑन विच इको आर लायबल टू कलेक्ट द टैक्स एंड लायबल टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 95। इसका मतलब 14 में आपको दो हिस्से दिखाई देंगे, एक टीसीएस वाली सप्लाई और एक 95 वाली सप्लाई। एक ऐसा सप्लायर जो टेबल नंबर 14 भर रहा है वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, वो दोनों में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक में भी ना हो, क्योंकि उसने ड्यूरिंग द मंथ कोई सप्लाई की ही नहीं है इको के थ्रू। नाउ अब ये जो दो टेबल हैं वो लाइव कर दी गई हैं जनवरी 2024 पीरियड ऑनवर्ड्स। अब टेबल वाइज इसकी डिटेल देखिए, तो सबसे पहले है टेबल नंबर 14A। 14A का मतलब जो मैंने दो हिस्से दिखाए हैं आपको, फिर से देख लीजिए। यहां पर जब आप अंदर जाएंगे तो ये ऐसे समझ लीजिए A हो गया, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका B हो गया। अब यहां पर क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये कहते हैं डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट, सप्लायर टू रिपोर्ट।
सो अंडरलाइन द वर्ड सप्लायर टू रिपोर्ट। यहां पर जो रिपोर्टिंग देनी है वो सप्लायर को देनी है। इको इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनीथिंग हेयर। क्या लिखा हुआ है? द इको GSTN वाइज समरी ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू इको ऑन विच इको इज लाइबल टू कलेक्ट द टैक्स एंड लाइबिलिटी ऑन विच हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड इन एनी टेबल नंबर 4 to 10। तो टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक जो आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं उसको छेड़े बिना, उसमें कोई चेंज किए बिना आप यहां पर रिपोर्टिंग करेंगे इको वाइज। इको वाइज का मतलब मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू कितनी सप्लाई करी, मैंने अमेजोन के थ्रू कितनी सप्लाई करी, मैंने मीशो के थ्रू कितनी सप्लाई करी, इस तरह की रिपोर्टिंग्स आप यहां देंगे। याद रहे, नो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लाइबिलिटी विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम दिस टेबल इन GSTR 3B। इसका मतलब ये जो टेबल नंबर 14 यहां पर आप बना रहे हैं दोस्तों, दिस विल ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। इसका कोई भी इंपैक्ट आपकी 3B पर नहीं जाने वाला है। तो वट एवर यू विल रिपोर्ट हेयर इट विल नॉट इंपैक्ट योर 3B एट ऑल, ना ही सप्लाई के रेस्पेक्ट में, ना ही लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में। एंड इसकी जो अमेंडमेंट अगर कभी आपको करनी पड़ी तो वो अमेंडमेंट आपकी रिपोर्टिंग जाएगी टेबल नंबर 14A के A में। इसका मतलब एक नया टेबल बना 14 की अमेंडमेंट बनेगी 14A, और उसके अंदर जो ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं A, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर आ जाएगा। बट आई एम एज्यूमिंग कि ये फैब से लाइव हो जाएगा, तो फैब की जब आप रिटर्न देखेंगे उसमें आपको ये टेबल डेफिनेटली दिखाई देगा। दोस्तों टेबल नंबर 14 का बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बेसिकली मुझे 95 वाली सप्लाई के बारे में बताना है। आई एम अ रेस्टोरेंट, मैंने सप्लाई करी स्विगी जोमेटो के थ्रू, तो मुझे बताना है हाउ मच सप्लाई आई मेड थ्रू स्विगी एंड हाउ मच सप्लाई आई मेड थ्रू जोमेटो ऑन विच इज कवर्ड अंडर 95 ओनली। एंड आपको पता है 95 में रेस्टोरेंट सर्विस आती है। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा 3 सर्विस और हैं, मेक माई ट्रिप, एकोमोडेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस एंड रेंट अ कैब। तो उसकी रिपोर्टिंग यहां पर होनी है। बट अगेन अंडरलाइन द वर्ड सप्लायर टू रिपोर्ट, तो ये भी रिपोर्टिंग सप्लायर देगा। इको का अभी कोई रोल नहीं है। इको का रोल आएगा टेबल नंबर 15 में। देखिएगा, डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू इको ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, वो यहां पर आप रिपोर्ट करेंगे। द सेम थिंग इन दिस सेक्शन, the summary detail of the supply made through eco on which eco is liable to pay tax under section 95 is to be reported by the supplier. Tax on such supply shall be paid by eco and not by the supplier. This is to be reported net of credit and debit note if any. During the month अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू हुए हैं तो वो आप नेट ऑफ करके यहां डालेंगे। Such value will be auto populated to टेबल नंबर 3.1.1 के सेकेंड नंबर पॉइंट में ये चला जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा पहले मैं आपको क्या कहता था, R1 के अंदर आप टेबल नंबर 8 लेना, टेबल नंबर 8 में एग्जेम्प्टेड में दिखा देना। जैसे ही आप एग्जेम्प्टेड में 10 लाख दिखाओगे वो ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 3.1 में पहुंच जाएगा, टेबल नंबर 3.1 के एग्जेम्प्टेड में चला जाएगा। वहां से आप उसको डिलीट कर देना और टेबल नंबर 3.1.1 के सेकेंड नंबर पॉइंट में डाल देना। ऐसा मैं आपको कहता था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप R1 में एग्जेम्प्टेड में दिखाओगे और R1 के टेबल नंबर 14 के बी पार्ट में दिखाओगे तो हम उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 3.1.1 के सेकंड नंबर पॉइंट में ले जाकर रख देंगे। आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहले टेबल लाल हुआ कर रही थी। आई थिंक अब ऐसा करने से टेबल रेड नहीं होगी। हाउएवर मैंने अभी करके नहीं देखा है, बट स्टिल मेरी अजम्पशन है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाने से आपकी टेबल पर अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर इसकी भी अमेंडमेंट कभी आपको करनी पड़ी तो उसके लिए एक नया टेबल होगा, टेबल नंबर 14A पॉइंट नंबर B। तो आप समझ पा रहे हैं, इन्होंने एक टेबल नंबर 14 बनाया। यहां पर देखिए इन्होंने एक टेबल नंबर 14 बनाया। 14 के 2 हिस्से हैं, A और B। A में आप वो रिपोर्टिंग करेंगे जिस पर TCS कलेक्ट होता है, और B में आप वो रिपोर्टिंग करेंगे जो 95 में कवर होती है। बट यस, दिस हैज टू बी रिपोर्टेड बाय सप्लायर
सप्लायर को बताना है कि कितनी सप्लाई उसने करी एंड ऑब्वियसली जीएसटीएन वाइज बताना है उसने कितनी सप्लाई कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है, कौन से इको के थ्रू करी है, वो यहां पर इसको रिपोर्टिंग देनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों टेबल नंबर 15 की। टेबल नंबर 14 is closed now and I have discussed the each and every aspect which can be covered under table number 14। अब बात कर रहे हैं हम टेबल नंबर 15 की। ये टेबल स्पेसिफिकली बनी है दोस्तों इको के लिए, ये सप्लायर के लिए नहीं है, इसलिए यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये टेबल ओनली एंड ओनली फॉर इको, इसका सप्लायर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये टेबल क्या कहती है, पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर इसका ड्राफ्ट देखेंगे कि इस टेबल में बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5), जब आप इस टेबल में जाते हैं तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब बेसिकली इन्होंने 2 कॉम्बिनेशन बनाए, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड बंदा जो है वो सप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो यहां पर इन्होंने बनाए हैं। अब आइए समझते हैं ये टेबल बेसिकली भरनी कैसे है आपको और इसमें भरना क्या है। देखिए जब आप रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड की बात करते हैं, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड का मतलब ये हो गया कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं लेता हूं, मान लीजिए आई एम ए स्विगी एंड जोमेटो, ये यहां पर है रेस्टोरेंट, यहां पर है कस्टमर। अब ये जो स्विगी और जोमेटो है इसके थ्रू रेस्टोरेंट ने सप्लाई करी 1 लाख रुपए की, वो रिपोर्टिंग स्विगी और जोमेटो यहां पर देगा। इसका मतलब स्विगी और जोमेटो ये बताएगा कि फलाने रेस्टोरेंट ने मेरे थ्रू 1 लाख रुपए की सप्लाई की है, तो वो रिपोर्टिंग आपकी टेबल नंबर 15 में जाएगी। लेकिन जो अंदर 4 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आइए वो हम एक बार लीगल ड्राफ्ट से देखते हैं जो उन्होंने एडवाइजरी हमें दी हुई है। तो उसके बारे में इन्होंने यहां पर लिखा है, दिस इज द टेबल नंबर 15, ये रहा, डिटेल ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू इको on which eco is liable to pay tax under section 9(5), that is e-commerce operator to report। इसका मतलब स्विगी जोमेटो और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5) देता है वो यहां रिपोर्ट करेंगे। लाइक ओला उबर रिपोर्ट करेंगी, स्विगी जोमेटो रिपोर्ट करेगा, मेक माई ट्रिप रिपोर्ट करेगा, और हाउसकीपिंग सर्विस देता है अर्बन कंपनी, तो वो यहां पर रिपोर्टिंग करेंगे। अब इसके अंदर जो 4 हिस्से बने हुए थे दोस्तों वो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका पहला पॉइंट, ये है आपका दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा और ये रहा चौथा। पहले पॉइंट को समझते हैं, सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। इको शैल रिपोर्ट द सप्लाई ऑन विच दे आर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) इन टेबल नंबर 15 एंड सच सप्लाई शैल नॉट बी रिपोर्टेड एनीवेयर एल्स इन जीएसटी R1 एंड IFF। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था स्विगी जोमेटो कहीं पर भी R1 में रिपोर्टिंग दे ही नहीं रहे थे और दे ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके लिए कि कितनी सप्लाई उन्होंने करी है जिस पर 9(5) में दे वर लायबल टू पे टैक्स। हालांकि वो 3B में अपना टैक्स पे कर रहे थे, नॉर्मली वो कैसे कर रहे थे, टेबल नंबर 3.1.1 के ए में दिखा रहे थे, फिर वहां से वो पेमेंट हो रही थी, बट R1 में भी तो दिखाना था ना, तो R1 में दिखाने के लिए टेबल नंबर 15 को लाइव किया गया। अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। इसका मतलब जो रेस्टोरेंट है वो भी रजिस्टर्ड है और जो कस्टमर है वो भी रजिस्टर्ड है, दोनों बंदे रजिस्टर्ड हो गए और बीच में बैठा है स्विगी जोमेटो, वो सप्लाई करवा रहा है अपने थ्रू। इन दिस केस, in this section, the detail of such supply where both the supplier and receiver of the supplies are registered person is to be reported by eco at invoice level. So underline the word at invoice level and this will be available in IFF also। ये जो पॉइंट है ये IFF में भी ले आए हैं,
क्यों ले आए हैं? क्योंकि आईएफएफ में आपको आईटीसी लेने के लिए रिपोर्टिंग करनी है B2B की, तो एक तरह से B2B ही तो हो गया। जब रजिस्टर्ड सप्लायर हो, मतलब रेस्टोरेंट भी रजिस्टर्ड हो और जो कस्टमर है वो भी रजिस्टर्ड हो, तो वो एक तरह की B2B सप्लाई हो गई। तो इसलिए यहां पर इनवॉइस लेवल पर आपको रिपोर्टिंग देनी है। एंड एनी डेबिट नोट क्रेडिट नोट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 9B। याद रहे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहां नेट ऑफ नहीं होंगे, वो टेबल नंबर 9B में ही रिपोर्ट होंगे। टेबल नंबर 9B आपकी ये है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाली, इसमें चले जाएंगे। मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं, यहां पर देखिएगा। मान लीजिए ये रेस्टोरेंट है, ये रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कस्टमर है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इनके बीच में जो इनवॉइस जा रहा है वो B2B का है। इस B2B को आप टेबल नंबर 15 में, आपका मतलब मेरा है स्विगी जोमेटो से, इको से, तो इको यहां पर इस इनवॉइस की रिपोर्टिंग करेगा। यह टेबल आपको नहीं परेशान कर रही है दोस्तों। बीइंग अ सप्लायर आपको परेशानी नहीं है, बट इफ यू आर अ वर्किंग इन अ स्विगी जोमेटो काइंड ऑफ इको, अगर आप इको में काम कर रहे हैं, इको की रिटर्न भर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टेबल आपको बॉदर कर रही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड सिनेरियो बनता है दोस्तों, वेयर द रेस्टोरेंट इज रजिस्टर्ड, लेकिन जो रेसिपिएंट है, जो कस्टमर है, वो अनरजिस्टर्ड है। उस केस में क्या होगा? इस सप्लाई को हम कहेंगे B2C की सप्लाई। सो इन दिस सेक्शन, supplier level detail along with POS and rate wise detail of supply related to the transaction where the supply is being made from a registered supplier to unregistered recipient need to be reported by the ECO। इसका मतलब अब यहां पर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपको इनवॉइस लेवल पर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जो POS लेवल पर रिपोर्टिंग है, मान लीजिए सप्लायर आपका दिल्ली से है और रेसिपिएंट आपका यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, तो पीओएस लेवल पर बता दो कि दिल्ली वाले व्यक्ति ने यूपी को कितने की सप्लाई करी, दिल्ली वाले व्यक्ति ने हरियाणा को कितने की सप्लाई करी, दिल्ली वाले व्यक्ति ने पंजाब को कितने की सप्लाई करी। अगर केस B2C का है तो, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई हुई है तो, यहां पर ध्यान रखना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नेट ऑफ कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ड्यूरिंग द मंथ आपने सप्लाई करी 1 लाख की, 10,000 का माल वापस भी आ गया, तो 90,000 की यू विल हैव टू मेक अ रिपोर्टिंग हेयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नाउ अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो बायर है वो रजिस्टर्ड है। इसका मतलब यहां पर रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो? डेफिनेटली हो सकता है। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट हूं और मुझे मालूम है कि मेरी सारी सप्लाई 9(5) में होती है, इसका मतलब रेस्टोरेंट की सप्लाई करता हूं, तो आई एम नॉट लाइबल टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन। मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि मेरा टैक्स तो स्विगी जोमेटो पे कर रहा है। देन व्हाई शुड आई टेक अ रजिस्ट्रेशन? तो इसका मतलब मैं अनरजिस्टर्ड हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है वो तो रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सिनेरियो बन गया, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है लेकिन कस्टमर इज रजिस्टर्ड, इसका मतलब रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो इस सप्लाई का नाम देंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन टू बी का मतलब हो गया बिजनेस को जा रही है। सो इन दिस सेक्शन, document level reporting of the supplies made from unregistered to registered recipient through ECO need to be reported by the ECO। इसका मतलब डॉक्यूमेंट लेवल पर रिपोर्टिंग करनी है। बिल नंबर 1 किसको गया, बिल नंबर 2 किसको गया, बिल नंबर 3 किसको गया। लेकिन यहां याद रहे, ऐसे समझिए, अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट ने बिल नंबर 1 दिया B2B में, बिल नंबर 2 दिया B2C को, बिल नंबर 3 दिया B2C को, बिल नंबर 4 दिया B2B को। तो देखो पहला नंबर बिल तो इनवॉइस लेवल पर रिपोर्ट हो गया, चौथा नंबर बिल इनवॉइस लेवल पर रिपोर्ट हो गया, और ये जो बीच के 2 बिल आप देख रहे हैं ना, इनको कंबाइंड कर दिया जाएगा और इनकी रिपोर्टिंग दी जाएगी पीओएस लेवल पर। पीओएस का मतलब वो फिर मेरे इस वाले केस में आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सो यहां पर ध्यान देना, द डिटेल टू फर्निश विल इंक्लूड द डॉक्यूमेंट डिटेल एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब डॉक्यूमेंट की डिटेल
बेसिकली डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है। अब इनवॉइस है तो इनवॉइस का नंबर होगा, चालान है तो चालान का नंबर होगा। एंड दिस विल बी अवेलेबल इन IFF ऑल्सो, एंड एनी डेबिट नोट क्रेडिट नोट विल बी रिपोर्टेड इन 9B। कोई भी अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसके रेस्पेक्ट में जाएगा तो वो 9B में रिपोर्ट किया जाएगा, वो यहां रिपोर्ट नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ टेक अ फोर्थ केस। यहां पर जो सप्लायर है वो भी अनरजिस्टर्ड है और जो कस्टमर है वो भी अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब रेस्टोरेंट भी अनरजिस्टर्ड और जो कस्टमर है वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में कैसे रिपोर्टिंग देनी है, देखिएगा दोस्तों, इस वाले केस में वेयर द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एज वेल एज कस्टमर इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड, उस केस में जो आपको रिपोर्टिंग देनी है वो किस हिसाब से देनी है। तो इन दिस केस, in this section the POS and rate wise detail of the supply to be reported by ECO। इसका मतलब स्विगी जोमेटो को ये बताना पड़ेगा कि मेरे रेस्टोरेंट ने मेरे द्वारा कितने रुपए की सप्लाई करी है, और ये जो सप्लाई रिपोर्ट होगी वो POS एंड रेट वाइज रिपोर्ट होगी। 5% वाली सप्लाई कितनी है, 12 वाली कितनी है, 18 वाली कितनी है, एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से यहां पर POS लेवल पर यहां पर रिपोर्टिंग की जाएगी। ध्यान रहे यहां पर, दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन IFF। IFF में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज IFF इज बेसिकली टू पास ऑन द ITC, एंड वेयर द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, कस्टमर इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड, मीन्स रेसिपिएंट इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ITC। तो जब ITC का कोई मुद्दा ही नहीं है तो यहां पर IFF में इसको डालने की जरूरत भी नहीं बनती है। दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इफ एनी। तो ध्यान रहे, ये जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो हर जगह नेट ऑफ हो रहा है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ 2 जगह पर नहीं होगा, क्योंकि वहां दोनों ही जगह पर जो मेरा रेसिपिएंट है ना वो रजिस्टर्ड है। एक पहला वाला केस आप देख सकते हैं और एक ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये वाला। तो यहां पर 2 केसेस हैं जहां पर मेरा रेसिपिएंट क्योंकि रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अगर कोई है तो वो टेबल नंबर 9B के अंदर ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और देखिएगा, द वैल्यू शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल नंबर 3.1.1। टेबल नंबर 3.1.1 के पॉइंट नंबर 1 में ये अपने आप आ जाएंगी ऑफ GSTR 3B, एंड सच लाइबिलिटी इज टू बी पेड बाय ECO इन GSTR 3B इन कैश ओनली। हालांकि ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी कि कैश में होती है, कैश में तो हो ही रही थी, बट ये बात है कि अब टेबल नंबर 3.1.1 ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। वहां पर ECO को मैन्युअली कुछ भरना नहीं पड़ेगा, जो कि अभी तक वो मैन्युअली भर रहे थे। एंड आई एम एज्यूमिंग कि वो R1 में रिपोर्टिंग सही दें। अगर R1 में रिपोर्टिंग गलत दी है तो ऑब्वियसली डेटा भी गलत ही जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट करनी होगी तो वो नए टेबल बन जाएंगे 15A1, 15A2, और जो कि ऑब्वियसली फैब से लाइव हो जाएंगे। दोस्तों ये आपके टेबल नंबर 14 और 15 जो 2 नए टेबल यहां पर लेके आए हैं उसके बारे में मैंने आपसे बात करी। इस एडवाइजरी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ और फीचर भी इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। Taxable value along with the tax liability from all above 4 section B2B, B2C, unregistered to B2B, unregistered to unregistered of table 15 will be auto populated in table number 3.1.1 of 3B। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वहां पर अपने आप वैल्यू चली जाएंगी, आपको मैन्युअली कुछ पंच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। There will be no auto population of e-invoicing in टेबल नंबर 15। अगर आपने e-invoice रेस किया है तो टेबल नंबर 15 में ऑटोमेटिकली कुछ नहीं जाएगा, आपको मैनुअल वहां पर वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। E-invoice reported for 9.5 supply will be populated in form GSTR1 as per existing functionality, and e-commerce operator are advised to examine and add such record in table number 15 related to 9.5 supply। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप टू रिपोर्ट डिटेल इन टेबल नंबर 14 एंड 15 इन्होंने यहां पर बताया है। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको आज के सेशन में कवर कराई है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट दिया है, टेबल नंबर 14 आ गया नया, टेबल नंबर 15 आ गया यहां पर नया, ये 2 नए टेबल यहां ऐड हो गए हैं।
आगे लिखा है टैक्स पेयर कैन एक्सेस द टेबल 14A and B by clicking the liable to pay tax, liable to collect tax under section 52 and liable to pay tax under section 95 respectively, available at the top of table number 14. तो ये ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूं, तो देयर इज नो सेंस कि हम इसको यहां से करें। एंड सिमिलरली टेबल नंबर 15 एक्सेस की जा सकती है ऑन द बाय क्लिकिंग द टेबल नंबर 15 इन जीएसटी R1। दोस्तों यहां पर एक और चेंजेस इन्होंने किया है इसी से रिलेटेड। वो चेंजेस इन्होंने बेसिकली किया है आईटीसी में। तो टेबल जो आप देखते थे जीएसटीआर 2B आपके आईटीसी वाली, तो आईटीसी में एक नया लाइन अब आपको देखने को मिलेगा। पहले आप आईटीसी में B2B देख सकते थे, B2B डेबिट नोट देख सकते थे, यहां पर B2B इनवॉइस आपको दिखते थे। अब एक नई चीज जो इन्होंने ऐड करी है वो ये है इको डॉक्यूमेंट्स, ये नया ऐड हुआ है यहां पर। अब यहां पर बेसिकली आपको वो आईटीसी दिखाई देंगे जो आपने सप्लाई ली होगी थ्रू इको। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर इको है, मान लीजिए यहां पर सप्लायर है, और मान लीजिए आप यहां पर रेसिपिएंट है। अब बीइंग अ रेसिपिएंट आप रजिस्टर्ड पर्सन है। यहां पर जो सप्लायर है उसने आपको सप्लाई दी है लेकिन वो इको के थ्रू दी है। तो अब इको के थ्रू जो आपने सप्लाई ली है वो आप आईटीसी क्लेम करेंगे। तो ऐसे में आपका आईटीसी जो आपको दिखाई देगा वो पहले तो दिखाई देता था यहां पर, पहले आपको दोस्तों वो आईटीसी दिखाई देता था यहां पर। अब वो आईटीसी आपको यहां ना दिखाई देके दिखाई देगा यहां पर। इसका मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हुए, कितने आईटीसी आपके पास आए विच इज थ्रू इको, दैट विल बी रिपोर्टेड हेयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ इसके बाद इन्होंने एक और चीज जो करी है दोस्तों, टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ इको डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर कैन नेविगेट टू द रिटर्न डैशबोर्ड, सिलेक्शन ऑफ पीरियड, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी दैट इज 2B, एंड व्यू कर सकते हैं इको डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करके। तो आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी दैट हाउ मच आईटीसी आई एम गेटिंग थ्रू इको डॉक्यूमेंट्स। इसके नेक्स्ट पेज पर जब आप चलेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जब आप इको डॉक्यूमेंट्स को फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको आईटीसी दिखेगा, जीएसटीएन ऑफ इको दिखेगा, देन उसके डॉक्यूमेंट एंड रिलेटेड आईटीसी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। So this was the total discussion about the table number 14 and 15. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। But still if you have any doubt on these two tables, किसी भी तरह का आपको डाउट हो theoretically, practically, please let me know. I will definitely address your questions and queries. तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रखता हूं, आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करूंगा। Till then, thank you, bye bye.